आपको याद होगा जब गांव में कोई बच्चा बीमार होता था तो कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग पुरुष कुछ देसी नुस्खे बताते थे और उनका प्रयोग करके वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाता था। उसके बाद एक दौर आया कि हम लोग शहरों की तरफ मुड़े। शहरों की तरफ मुड़ने के साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो आया इलाज के बारे में। हम लोगों ने अंग्रेजी दवाओं को, बड़े बड़े हॉस्पिटल को अपने इलाज का आधार मान लिया और वहीं से एक विडंबना शुरू होती है जहां आर्थिक बोझ हमारे ऊपर पड़ता है। वहीं कहीं ना कहीं हम जो जड़ होती है किसी भी बीमारी की उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वापिस वहीं लौटने की आवश्यकता है। जैसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बैक टू दी वेदास, आज आवश्यकता है बैक टू दी आयुर्वेदास। हमें आयुर्वेद की तरफ वापिस लौटने की आवश्यकता है, चाहे वो जीवन शैली में आयुर्वेद को प्रयोग करने की बात हो या आयुर्वेद को बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग करने की बात हो। आज इसी संदर्भ में आज हमारे साथ उपस्थित हैं नाड़ी वैद्य कायाकल्प के संस्थापक आचार्य वैद्य सत्यप्रकाश जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है स्वामी जी। कुछ साथियों ने काफी कमेंट्स किए। एक वीडियो पिछले दिनों आचार्य जी की हमने जब चलाई, खास करके मिशन आर्यवर्त पे, और अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन में आचार्य जी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उन्होंने जो बातें लोगों के बीच में रखी तो सैकड़ों लोगों के फोन मेरे पास भी आए कि आप वैद्य जी को दोबारा कार्यक्रम में लेकर के आओ। तो मुझे यही लगा कि जब तक दोबारा कार्यक्रम नहीं करते हैं, क्यों ना हम वैद्य जी को सीधा इस कार्यक्रम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू करवाते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे जो है इसी संदर्भ में बात करना चाहूंगा। जो आज का वर्तमान युग है उसमें भागदौड़ भी बहुत है, लोगों के पास एक बिजनेस जिसको कहते हैं वो भी बहुत है, और व्यक्ति का प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं उसको इन चीजों से दूर कर रहा है। ऐसे संदर्भ में मैं कुछ बीमारियों के बारे में आपसे चाहूंगा कि आप उनका जो है घरेलू जो तरीके से इलाज होता है या आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज होता है वो आप जरूर बताएं। और सबसे पहले इसके बारे में आज करना चाहता हूँ कि आप किसी से भी बात करके देखेंगे, हर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन रहता है और वो कहता है कि नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे सिर में दर्द है, मुझे माइग्रेन है। तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि क्या माइग्रेन का आयुर्वेद में कोई इलाज है, और यदि है तो वो क्या और कैसे? अच्छी बात है स्वामी जी, आपने जो क्वेश्चन रखा उसका आयुर्वेद के सिद्धांत के हम विपरीत भोजन कर रहे हैं। जी जी। आयुर्वेद कहता है कि हमें सुबह उठ करके शीतल पानी पीना चाहिए, बासी पानी पीना चाहिए। अब आप लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो अंग्रेजी वाले भी कहते हैं वेल बिगन इज ए हाफ डन। सुबह सुबह आपने अगर गर्म खा लिया तो सारा दिन गर्मी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो चिड़चिड़ेपन का कारण वो यही है कि हम सुबह सुबह सभी गर्म पानी पीने लग गए हैं, या फिर दूध या फल खा करके चले जाते हैं। ये दूध फल भी एसिडिक है। आयुर्वेद कहता है पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा, पहले छक के भोजन कीजिए, और सुबह के भोजन में अगर दही और अच्छा घी हो तो कभी चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पित्त नहीं बढ़ेगा और कफ का संचार होगा जो आपको खुशहाल बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। तो आपका चिड़चिड़ापन तो वहाँ खत्म हो जाएगा। अब बात बनेगी माइग्रेन कि भाई माइग्रेन क्यों हो रहा, क्योंकि सुबह आपने गर्म ले लिया और दोपहर तक भोजन नहीं किया तो एसिड बढ़ जाता है, और ये एसिड जब दिमाग में चला जाता है तो माइग्रेन हो जाता है, और इसमें उल्टी आकर के हमें आराम पड़ जाता है या भयंकर पीड़ा होती है। तो आप सुबह सुबह भरपेट रोटी खा लीजिए या चावल खा लीजिए, और भोजन के बीच में पानी पीजिए। जो लोग भोजन के बीच में पानी नहीं पीते उनको अक्सर माइग्रेन की बीमारी या बीपी की बीमारी या पथरियाँ बन जाती हैं। ये 3 चीजें बनती हैं भोजन के बीच में पानी न पीने से। अब बहुत से लोग कहते हैं जी भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वो अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुर्मुहु वारम वारम जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजन कृतम, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके जो पानी पीता है उससे कभी मोटापा नहीं आता, माइग्रेन नहीं आता, और उससे कभी पथरियां नहीं बनती, बीपी नहीं बढ़ता। आयुर्वेद में माइग्रेन के लिए कुछ औषधियां ऐसा कुछ है आचार्य जी? हाँ, देखिए, जब आपने भोजन के बीच में पानी पिया गैस बनेगी ही नहीं, और फिर भी अगर आपको गैस बनती है तो ऐसे रोगी को भोजन के तुरंत बाद, ये कहते हैं ना कि खाने के बाद आपको नमकीन लेना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, अदरक में काला नमक मिला करके थोड़ा सा वो खा लीजिए, या भोजन के बीच में पानी में नींबू डाल करके नींबू पानी का प्रयोग कर लीजिए। आपको कभी भी माइग्रेन नहीं होगा। और भयंकर माइग्रेन पीड़ा होगी तो पुदीन हरी की गोली आती है, आप उसको भी खा सकते हैं। या फिर डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए माइग्रेन के रोगी के लिए सुबह दही का प्रयोग कर दीजिए, भोजन बिल्कुल छोड़ दीजिए,
और आपने गोला सुना होगा नारियल का, जो अक्सर भैया दूज पर बहनें भैया को गोला अर्पित करती हैं, ऐसा ही गोला लेकर ऊपर से थोड़ा सा काट करके खांडवा भर लीजिए और लोहे की कढ़ाई में वो गोला रख दीजिए और इतना दूध डालिए कि गोला आपका दूध में डूब जाए और उसकी खोआ निकाल लीजिए, वो गोला भी उसी में आ जाएगा। उस खोए की बर्फी खा लीजिए, कितना ही भयंकर सिर में दर्द हो, कितना ही पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, सदा के लिए दूर हो जाता है उस गोले की। और जो आप बर्फी बनाएंगे ना उसको खाइए, सदा के लिए आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। तो ये आयुर्वेदिक मिठाइयाँ होगी जो माइग्रेन को ठीक करने के लिए काम आएंगे, इसका मतलब ये? हाँ, आयुर्वेदिक मिठाइयाँ कह सकते हैं, ये आयुर्वेदिक भोजन है। पहले हम यही तो करते थे, खीर खाते थे, हलवा बनाते थे। आजकल खीर नहीं रही, हलवा नहीं रहा, खीर की जगह कुछ और ही आ रहा है, उसमें इतने ड्राई फ्रूट डाल दिए गए हैं, वो खीर भी विकृत होगी। कई बार आचार्य जी आपने जो ये बताया है, और जैसे मैंने कहा कि लोगों की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, वो अगर वहां प्रिपेयर ना कर सके तो क्या आपके पास भी इसका कोई आपने आयुर्वेदिक समाधान बना रखा है माइग्रेन के लिए? नहीं, हमारे पास तो इलाज है, लेकिन आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविना किम भेषजम, परहेज करोगे तो औषधि काम आओगी। बिल्कुल। अपथ्य किम भेषजम, और बदपरहेजी करोगे कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो हमारी दवाई लो या बाजार की लो, आप परहेज से तो रहना पड़ेगा, उसमें कोई व्यस्त जीवन है, क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ भी हो परहेज ही करना पड़ेगा, यानी सुबह भोजन करना ही पड़ेगा हर हालत में। नहीं करेंगे तो कोई माइग्रेन जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। ये साथियों, आपने जो है आचार्य जी से एक समाधान सुना है माइग्रेन के बारे में। आज बहुत ज्यादा लोगों को भी सुनने के लिए आता है कि वो माइग्रेन से परेशान हैं। माइग्रेन के साथ साथ जो एक दूसरी बीमारी है जो अमूमन खास करके भारतीय लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसको शुगर डायबिटीज कहते हैं। आचार्य जी, शुगर का जो है उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये इसके पीछे कारण क्या बनते हैं और आजकल रसोई में क्या इसका समाधान है। क्योंकि आप कई बार ये कहते तो जब हम आपको जो यूथ कैंप होते हैं उनमें आमंत्रित करते हैं तो आप कहते हो कि आपका डॉक्टर तो रसोई है, रसोई में बहुत सी बीमारियों का इलाज संभव है, आप वहां का उनकी जानकारी लेकर के भी अपना इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो शुगर के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, आयुर्वेद में शुगर को 20 प्रकार का माना गया, प्रमेह को 20 प्रकार का माना गया, और 20 प्रकार के प्रमेह का मुख्य कारण जो है वो पित्तज होता है। पित्त के साथ वात मिल जाता है, यानी कफत भी है, वातज भी है और पित्तज भी है। और जब वातज है और उसमें बहुत मोटे हो जाते हैं तो उसको असाध्य माना जाता है। लेकिन मूलतः जब हम देखते हैं कि शरीर के अंदर जो कफत प्रमेह बना वो इंटेस्टाइन के कमजोर होने से बना। जी जी। और इंटेस्टाइन कमजोर हुई आज के युग में सोचने से। जी जी। अगर सोचने के कारण आपकी आंतें कमजोर हुई और फिर आपको शुगर हो गया तो वहां सिर्फ नाक में सरसों का तेल या गाय का घी डालने से आपका शुगर ठीक हो जाएगा। दूसरा वे रोगी है जो सुबह रोटी नहीं खाते, सुबह गर्म पानी पीते हैं, दूध फल खा करके चले गए और दिन में फिर कहीं और भोजन करते हैं। अगर ऐसे रोगी है तो वो पित्तज है, और पित्तज रोगों को ठीक, पित्तज शुगर को ठीक करने के लिए पानी में खांड घोल करके पीना चाहिए। पिछले दिन एक आश्चर्य की बात थी, मेरे पास राजस्थान से एक लड़की आई जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रही थी, दुबली पतली लड़की थी और इंसुलिन का प्रयोग कर रही थी। मैंने कहा था तो शुगर है ही नहीं, तो इंसुलिन लगाती हूँ, दिन में 3 बार लगाती हूँ। मैं क्यों लगाती है? बोले जी सुबह तो खाने के बाद लगाती हूँ क्योंकि शुगर बढ़ जाता है। दोपहर में क्यों लगाती है? अगर जी मैं नहीं खाता तो पहले खाना पड़ता है, खा करके फिर मैं शुगर लगाती हूँ, इंसुलिन लगाती हूँ। मैं शाम को क्यों खाती है? बोले शाम को मैं खाऊंगी तो मेरा इंसुलिन नहीं लगाऊंगी तो बढ़ जाएगा। इस शाम आप खाते हो तो इंसुलिन बढ़ता है, तो आप खाना कम कर दीजिए। बिल्कुल। बोले जी भूख लगती है फिर क्या करूं? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो आप वहां दिन में 3 बार 4 बार पानी में खांड डाल करके पीजिए। अच्छा। वो ठंडी हो जाएगी। और भोजन तो आपने सुबह शाम करना है, और मगर चावल का प्रयोग कीजिए। बोले चावल तो मना किया है। हाँ, मीठा भी मना करते हैं, चावल भी मना करते हैं। लेकिन मीठा और चावल दोनों अगर आप ठंडे प्रयोग करेंगे तो ये पित्त को नष्ट करते हैं। अच्छा। मीठा भी पित्त को नष्ट करता है। जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो शुगर खत्म हो जाएगा, और शुगर जब गर्मी खत्म हो जाएगा अक्सर प्रमेह रोगियों में, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, या तो लिकोरिया बन जाता है या नपुंसकता बन जाती है, क्योंकि वीर्य पतला हो जाता है। और जब आप ठंडी चीज का पिए, सबसे ज्यादा ठंडा होता है जब पानी में खांड घोल कर क्या पिए, और ठंडा हो जाता है। पहले यही देते थे, कोई कैंपस हम पानी चलती थी वो देते थे। और चावल अगर दूध में चावल डाल करके या मीठा चावल पानी के साथ लीजिए, बहुत ठंडा करेगा। तो ऐसा खाइए, वो खाने से ठीक हो जाता है। तो घर में भी हम अक्सर क्या कहते हैं, भाई आपको शुगर है तो मेथी तो हर घर में होती है, रात को 1 चम्मच मेथी भिगो दीजिए और सुबह उस मेथी पानी का ही 1 चम्मच जो मेथी और उस पानी को ही चबा करके खा लीजिए। और आपके घर में चारों तरफ है, आजकल भारत में तो नीम के पेड़ है, आप वहां कोलगेट मत कीजिए,
क्योंकि कोलगेट या जो ऐसी चीजें हैं टूथपेस्ट का उपयोग करें, इसमें सैक्रिन होती है जो मीठा होता है। हाँ। और आपने देखा होगा ना, जीभ के नीचे गोली रखने से आपका हार्ट अटैक बच जाता है, यानी जीभ के नीचे रखने से तुरंत बढ़ने में प्रभाव आता है। तो आप जो सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, इसका जो मीठा है ना, ये आपके अंदर जाकर के शुगर को बना रहा है, यही आपके दांतों को खराब कर रहा है। आप इसका करना बंद कर दो। यहाँ नीम के दातुन करना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह जो नीम के दातुन चबा लीजिए, दिन में 2-3 बार नीम के पत्तों को चबा लीजिए, आपका शुगर खत्म हो जाएगा। और शुगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कितना है भयंकर शुगर क्यों ना हमारे पास आ जाए, हम उनको परहेज से ही ठीक कर सकते हैं, दवाई की भी आवश्यकता नहीं है। जबकि मॉडर्न साइंस ये कहता है जी सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ने बैन भी लगा दिया कि आप शुगर को आसात नहीं लिखोगे, लेकिन आयुर्वेद तो कहता है कोई बीमारी ही नहीं है। तो हम कैसे इस बात को माने कि ऐसा है? आप करके देखिए, अपने घर में ये प्रयोग कीजिए तो तुरंत ताकत आएगी शरीर में। भोजन आधा कर दीजिए, पानी को दोगुना कर दीजिए, और जो घूमना फिरना वो चौगुना कर दीजिए, शुगर वहां भी ठीक हो जाता है। तो आचार्य जी ने आयुर्वेद के तरीके से भी और जीवन शैली को थोड़ा सा ठीक करके भी जो है उन्होंने शुगर का इलाज बताया। और मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि शुगर को ठीक करने के लिए मीठा पानी पीना होता है, जबकि अक्सर जो है डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो चावल और मीठा वो बैन करवाते हैं। परंतु उन्होंने बताया कि क्या कारण है उसके पीछे। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग इसका प्रयोग करके स्वस्थ रहेंगे, और जो आपके आसपास में खास करके शुगर या डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको इसका लाभ पहुंचेगा। वैद्य जी, मैं अगला जो प्रश्न भी कर रहा हूं और एक बीमारी आपके बीच में रख रहा हूं समाधान के लिए। आजकल खास करके जो बच्चे हैं उनमें एलर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण होगा, उसका समाधान क्या आप मानते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एक दुष्प्रचार चल रहा है। नौजवान बच्चों को जहाँ खूब घी दूध खाना चाहिए, वहाँ की मॉडर्न साइंस से समझा रही है उनको कि घी खाने से मोटापा आएगा। इसलिए वे लोग स्लिम रहने के लिए, अक्सर भी ना बढ़े, उन्होंने खाना ही बंद कर दिया। घी तो खाते ही नहीं, भोजन भी बंद कर दिया। और बहुत जगह प्रचार किया जा रहा है अभी फल ही फल खाने चाहिए। फल ही फल जो है ये एसिडिक होते हैं, गर्मी करते हैं। जब गर्म की चीजें खाएंगे तो ब्लड में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो एलर्जी बढ़ेगी। एलर्जी कोई रोग नहीं है, कुकर है, आपने गैस नीचे जला दी तो कुकर सीटी मारेगा, तो आपको एलर्जी बन गई जुकाम के रूप में। आंख में जो मल था वो कफ के रूप में बाहर निकलने लगी, यही तो एलर्जी है। और यही गर्मी त्वचा में आ गई, खास खुजली पैदा हुई। ये गर्मी क्यों आई? क्योंकि आपने खाली पेट जो फल फ्रूट खाना शुरू कर दिया, आपने अनाज का कम प्रयोग कर दिया, सारे दिन भूखा रहना शुरू कर दिया, उससे आपके अंदर एलर्जी। भरपेट भोजन कीजिए आप, और अच्छे घी के साथ कीजिए। आप सब्जी में मिर्च ज्यादा आप घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यानी गर्मी को खत्म करने के लिए घी से उत्तम कोई चीज नहीं, आप घी खा लीजिए। और मैं कहता हूँ जो सुबह भरपेट अच्छा भोजन में घी का प्रयोग करता है, शाम को घी का प्रयोग करता है, दिन में नहीं खाए तो कभी मोटा नहीं होगा, कभी एलर्जी नहीं बनेगी, और कभी उसके बाल नहीं झड़ेंगे। आज बाल झड़ने का कारण हमारे नौजवान का यही है, वो घी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है तो रसात रक्तम ततो मांस मांसान में तो अस्थि मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जब रस से आखिरी धातु शुक्र धातु का निर्माण ही नहीं होगा तो नपुंसकता भी आ जाएगी, बाल भी झड़ेंगे और एलर्जी भी आएगी और सारी चीजें बीमारी आएंगी। इसलिए घी बहुत जरूरी है, घी खाइए। और फिर भी आपको एलर्जी का रोग है तो आप 7 शीशम के पत्ते, 7 नीम के पत्ते हाथ से रगड़ के पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह पानी और पत्ते समेत खा लीजिए, दोपहर भिगोइए, सुबह भिगोइए, दोपहर में खा लीजिए, दोपहर में भिगोकर रात को खा लीजिए। इस तरह से पत्तों का प्रयोग कर लीजिए, आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। और रात के समय गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके नाक को अच्छे से साफ करके और तेल को गर्म पानी में रख दीजिए, हल्का गर्म हो जाएगा, नाक में डाल लीजिए, देखिए एलर्जी खत्म हो जाएगी। एलर्जी के लिए मैं कभी भी इलाज नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आपको कितना ही भयंकर जुकाम हो, छींकें आती हो या उसके साथ बुखार बन गया तो आप गर्म पानी पी करके मुंह ढक करके लेट जाइए, खूब पसीना जब आ जाए उन पसीनों में दूध की कुल्फी खा जाइए कटोरा, आपको कभी एलर्जी नहीं बनेगी, कभी जुकाम नहीं बनेगा। और जुकाम के कारण जो इलाज करते उसमें जो माइग्रेन बढ़ता है कभी नहीं बनेगा। जबरदस्त इलाज उसके दिन कब उसके बाद कभी आपको एलर्जी नहीं हो सकती, लेकिन परहेज रखना पड़ेगा। सुबह है भरपेट भोजन कर लीजिए। तो आचार्य जी ने एक और बहुत अच्छा सा नुस्खा भी बताया है, साथ में बच्चों के लिए आइसक्रीम की जो बात है वो भी कही है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप इन बातों से जरूर लाभ लेंगे। आचार्य जी, मैं अगली जो बात पूछना चाह रहा हूँ, लीवर सोराइसिस कही या लीवर में कई बार फैटी लीवर जो हो जाता है, उसका भी क्या आयुर्वेद में कोई समाधान है और इसके बनने के पीछे क्या कारण रहता है? देखिए, आप यथांडम तथा ब्रह्मांडम है, जो अंडे में वही ब्रह्मांड में है। आपने देखा है कि तंदूर के साथ जितनी मिट्टी होती है वो तंदूर अच्छा माना जाता है। ऐसे ही लीवर भी हमारा एक तंदूर है, इस तंदूर पर जितना फैट होगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा। अगर ये फैट खत्म हो गया
तो पैनक्रियाज सिस्ट बनने लग गया, पैनक्रियाज का कैंसर बनने लग गया, पैनक्रियाज में पथरियां बनने लगी, क्योंकि ये हट गया। या फिर लीवर हेपेटाइटिस बी बनने लग गया, सी बनने लग गया, लीवर सिरोसिस बनने लग गया, पहले नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा आपने, जितना मोटा होगा उतना इसमें शहद अच्छा निकलता है। तो जैसे मधुमक्खी का है, जैसे आपका तंदूर है, उसी तरह से आपका शरीर का लीवर भी तंदूर है। इसमें फैट को कम नहीं करना चाहिए, फैट बढ़ाना चाहिए। फैट बढ़ेगा तो इसकी गर्मी बाहर नहीं निकलेगी, और इसके अंदर जो गर्मी रुकी हो शरीर का, क्योंकि 5 प्रकार की अग्नियां इसमें काम करती हैं, आलोचक, भराचक, रंजक है और कलेदक। इस तरह से 5 प्रकार की अग्नियां जो इसमें काम करती हैं, उन अग्नियों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, उसको अंदर रोक कर रखिए, तभी लीवर ठीक काम करेगा। और जब लीवर ठीक काम करेगा तो लीवर से रक्त का निर्माण होता है रंजक पित्त के द्वारा, वो रक्त बनेगा। और रक्त बनेगा तो जैसे गाड़ी में है ना, कई बार आपने देखा होगा पुराने जमाने में गाड़ी का रेडिएटर चौक हो जाता था, गाड़ी गर्मा जाती थी। तो उसी तरह से जब आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो नाड़ी चौक हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी एक्सेस बढ़ जाती है तो लीवर सोराइसिस, लीवर का कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी या आपके फैटी लीवर जैसी बीमारियां बताने लग जाते हैं। तो आप सुबह शाम भोजन कीजिए और अपने भोजन में 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला लीजिए। मोटे आटे की रोटी प्रयोग करके देखिए, साथ में सलाद का प्रयोग कीजिए। जो आदमी कहते हैं जी फैटी लीवर आ रहे हैं, उनके टेस्टों के अनुसार वो आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि इस आटे के द्वारा आप घी का प्रयोग करेंगे, आपका फैटी लीवर नहीं बढ़ेगा, आपके सारे जो गणक है वो ठीक आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आचार्य जी ने फैटी लीवर के बारे में जो शंकाएं रहती हैं उसका समाधान किया है। आचार्य जी, मैं एक प्रश्न और कर रहा हूँ आपसे। आपने खाने पीने की बहुत सी बातें बताई हैं, और बहुत से साथी अनलिमिटेड खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब तला हुआ भी खाना शुरू कर देते हैं, कचौरी है, समोसा है, छोले भटूरे हैं, तो फिर वेट भी बहुत बढ़ जाता है उनका, मोटापा भी अपने आप में एक आज के टाइम पे समस्या है। तो उसका क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए, आयुर्वेद कभी नहीं कहता। महर्षि चरक ने से पूछा गया था कि कोई ऐसी चीज लाओ जो अभक्ष्य है, उन्होंने कहा भी कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, देश काल समय अनुसार सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर आप दोपहर में सूखी रोटी भी खाएंगे तो भी मोटापा आएगा, अच्छा, और सुबह शाम छक्के घी खाएंगे तो भी मोटापा नहीं आएगा। अब रही बात ज्यादा खाने की, तो शास्त्र कहते हैं वो अन्न आपको उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिसको खा करके आपके अंदर एक एनर्जी, चुस्ती फुर्ती बनी रहे, आपको सांस वगैरह ठीक आता रहे। अति और हीन दोनों ही बीमारी का कारण। अगर ज्यादा भरपेट खा लिया वो बीमारी पैदा करेगा, और बिल्कुल नहीं खाया तो भी बीमारी पैदा करेगा। इसलिए खाइए कुछ भी, लेकिन एक रूटीन के साथ खाइए। आप चाहे रोजाना परांठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप रोजाना कचौरी खाइए, कचौरी में आपका जीवन चलेगा, लेकिन समय पर खाइए, सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 9 बजे से पहले, और भोजन के बीच में पानी पीजिए। कभी भी खाया हुआ भोजन अति मात्रा का, चाहे दूध पियेंगे, घी खाएंगे, सुखान खाएंगे, सब नुकसान करेगा, कम मात्रा का भी नुकसान करेगा। तो मात्रा हित भूख, मित भूख, रित भूख। अब हितकारी खाइए, थोड़ा खाइए, ऋतु अनुसार खाइए, आप इसका प्रयोग कीजिए। कोई भी मोटा नहीं हो सकता। सिलेंडर जैसे बाहर के लोग रहते थे, लंबे तगड़े स्वाभिमानी है, और जिनको आत्मबल होता था वही रहेगा। लेकिन जब आप इनको घी को छोड़ दोगे, दही का पीना बंद कर दोगे, तो वही डिप्रेशन में भी आ जाओगे, कमजोर भी हो जाओगे, मोटे भी हो जाएंगे, चलते हुए सांस फूलने लग जाए, बात करने की इच्छा नहीं करेगी। हट जाओ, तो आपने कहा स्वामी जी बात मत करो, मूड खराब हो रहा है, और मूड खराब रहेगा क्योंकि गर्मी बढ़ी रहती है। गर्मी को मारो, और गर्मी घी से ही मारी जाए। आचार्य जी, मैं दूसरा प्रश्न इसी से जोड़ के कह रहा हूँ। कुछ लोगों को मोटापे की समस्या है, तो कुछ लोगों को कमजोरी की भी समस्या है, वो पतले बहुत है, उनको वेट बढ़ाना होता है, तो अब इसमें क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए, पतला क्यों हो जाता है? ये हीन वीर्य के कारण पतला होता है। खाया हुआ भोजन गर्मी की अधिकता से अंदर जल जाए तो भी पतला हो जाएगा, या डाइजेशन सिस्टम इतना कमजोर हो जाए उसको डाइजेस्ट ही ना करे तो भी पतला रह जाएगा। अक्सर से मूल कारण क्या है? गर्मी हमारे अंदर ज्यादा हो जाती है और वो विकृत हो जाती है। तो इसका छोटा सा इलाज है, बासी रोटी जिसको बोलते हैं। रात को रोटियों पर अच्छा घी लगा दीजिए। हमारे हरियाणा में कहते थे हाड़ी की रोटी, बेले में रख के पापड़ पाड़ के घी बांट दिया करते। ऐसे ही रात को रोटियों में घी रख के 3-4 रोटी होनी चाहिए। सुबह उन रोटियों को, बासी रोटियों को बगैर गर्म किए, गर्म सब्जी या गर्म दूध या गर्म दाल के साथ खा लीजिए। 15 दिन खाइए, देखिए 5 किलो वजन बढ़ जाएगा, चेहरे पर लाली आ जाएगी, आपका जो पतलापन है वो दूर हो जाएगा। राजस्थान में आजकल मतलब ये गर्मियों में खास करके चलता है कि वो रात को रोटी, मोटी रोटी बना करके रखते हैं और सुबह
लस्सी की जो रबड़ी बना करके खाते हैं, वो भी इसी का वो है, रूप या अलग है? वही चीज है। राबड़ी तो गजब की चीज है जी, राजस्थान की आपने याद दिलाई। तो उन्होंने तो गाना बना रखे राबड़ी पर, मटा की मीठी लाकर राबड़ी घोट घाट कर नीचे दर दी, जाड़ा लेना जावड़ी गदर देना पेट भर दे, धन्य बाबा राबड़ी। तो राबड़ी तो ये बासी राबड़ी जो है इतना उत्तम भोजन है। अब इसके साथ रात को बनाई, ये पहले बासी रखी जाती है, फिर में दूध और लस्सी मिला के उठा लिया, इसको गोजी बोलते हो, डाल के और उस रबड़ी के साथ आप रोटी खाओ। ये गर्मी गर्मी खाओ, आपको धूप नहीं लग सकती। राबड़ी का एक गिलास पी के सारा दिन पैदल घूम लेना, गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, जैसे आपने गोजी का बताया, गोजी के बारे में ये भी कहते हैं कि जिनको गर्म सर्द है उनके लिए भी गोजी जो है हल्का भोजन हो जाता है, दूध वाला कफ नहीं बनेगा। लस्सी वाली तो गोजी बढ़ती कैसी हो सकता है? कुछ लोगों ने नाम पहली बार सुना हो गोजी क्या है, क्योंकि हरियाणा के लोग तो जानते हैं गोजी किनको कहते हैं। वैजी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा बता भी दें ताकि आम जो व्यक्ति है उनको पता चले कि गोजी किनको कहते हैं। देखो, पहली बात तो दही किसको कहते हैं ये समझिए। सारा दिन दूध में बराबर का पानी डाल के और मंदी आंच पर जब उसको लाल कर दिया जाता है, उस लाल दूध की जो दही जमाई जाती है उसको दही बोलते हैं। उस दही को जो बिलो का मक्खन निकाल दिया जाता है उसको कहीं छाछ बोलते हैं, कहीं छाए बोलते हैं, हमारे भारत में हरियाणा में लस्सी बोलते हैं, शीत बोलते हैं। इस लस्सी में बराबर का जब कच्चा दूध डाल दिया जाए तो उसको गोजी बोलते हैं। तो ये गोजी जो है बेहद डाइजेस्टिव है, बेहद ताकतवर है और ठंडी है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देती। तो गोजी का प्रयोग, राबड़ी का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। राबड़ी आटे की भी बनती है और राबड़ी जौ की भी बनती है, घाटे की बनती है। लेकिन जौ की रबड़ी से ज्यादा बेहतर गुणकारी जो गाय की होती है, इसकी गेहूं की होती है, क्योंकि जौ रुक्ष गुण है और रुक्ष जो है, रुक्षता जो है वो नपुंसकता पैदा करती है। इसलिए हम जौ की उसकी रबड़ी को कम प्रयोग करते हैं, गेहूं की रबड़ी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आजकल खास करके यूथ में एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो आजकल के वातावरण से प्रभावित होकर के, कहीं किताबों के दबाव से प्रभावित होकर के, माँ बाप के दबाव से प्रभावित होकर के, समाज के परिस्थितियों से प्रभावित होकर के वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन का आप क्या इलाज बता सकते हैं खास करके यूथ के लिए? देखिए, वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता जो सुबह सुबह दही और घी का प्रयोग कर लेगा। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। ऐसा बच्चा सुबह सुबह दही के साथ रोटी खा लीजिए और जो मैंने आटा बताया 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 1 किलो जौ मिला के मोटे आटे की रोटी खा के चले जाइए। डिप्रेशन नहीं आ सकता, उसको टेंशन नहीं हो सकती, उसकी याददाश्त कमजोर नहीं हो सकती, उसके बाल नहीं झड़ सकते। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ अगर बचपन में भी ये खिला दिया जाए तो बच्चे की हाइट बहुत बढ़ जाएगी और चश्मे में कभी नहीं चढ़ेंगे। इतना उत्तम भोजन है। तो वैद्य जी, मैं अभी इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ और अंत में एक ही सवाल पूछता हूँ। मैंने बच्चों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा, तो आजकल जो खास करके माएँ हैं, महिलाएं हैं, उनमें भी चिड़चिड़ापन रहता है और गुस्सा रहता है। वो जैसे मैंने कहा कि मेरे से बात मत करो, हाँ। इस तरह की जो समस्या, क्या उसका भी कोई समाधान आयुर्वेद में या जीवन शैली? बिल्कुल है। जो सभी महिलाएं कई मोटी न हो जाए, घी नहीं खाती हैं, सुबह सुबह चाय का प्रयोग करती हैं, रोटी नहीं खाती हैं, जो लेट भोजन खाना है, गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी दिमाग में चली जाती है, उस गर्मी के कारण जो इनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। दूसरा, जब गर्म में बच्चा होता है इनको फोलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाती है। उसको बनाने का तरीका क्या है? उल्टा पशुओं को उल्टा लटका के उसका खून निकाल के उसमें एचबी लिए जाता है। वो एचबी की गोलियां बढ़ती हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप अपना खून बढ़ाने के लिए जब चीखते चिल्लाते पशु के शरीर से निकले खून और उससे बनी दवाई का प्रयोग करेंगे तो आप भी जरूर जो है डिप्रेशन में जाएंगे, आत्महत्या भी करेंगे, गुस्सा भी बहुत ज्यादा करेंगे। अपना आयरन को पैदा करना अपने शरीर में, तो लोहे की काली कढ़ाई के अंदर काले चने उबाल के उसका पानी पी लो, आयरन पूरा हो जाएगा। छक्के मूंग की दाल का पानी बना के पियो, उससे आयरन पूरा हो जाएगा। लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाना शुरू कर तो आयरन पूरा हो जाएगा। पालक खाओ, बथुआ खाओ, आयरन पूरा हो जाएगा। कभी गुस्सा नहीं बढ़ेगा, कभी चश्मे नहीं चढ़ेंगे, मूड खराब नहीं होगा, कभी डिप्रेशन की भावना नहीं आएगी, कभी आत्महत्या की नहीं सोचेगा आदमी। तो वैद्य जी का मुझे लगता है कहना यही है कि हमें वापस उसी जो दादी और नानी की जो किचन की जो व्यवस्थाएं होती थी, भोजन जो होता था, अन्न जो ग्रहण करने की स्थितियां होती थी, उनकी तरफ लौट करके आना पड़ेगा। किचन की तरफ वापस लौट करके आना पड़ेगा और वो किचन जिसमें पेस्टिसाइड मुक्त जो है वो भोजन जो है वहाँ मिलता है, दवाओं से रहित जो है वो भोजन मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। वैद्य जी, आपका संदेश आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बड़ों ने किया वैसे किया करो। एक तो बड़ों की खूब सेवा करो, घर में रह के भोजन करो। भोजन करना चाहिए। आप खाना खाते हो, खाना क्या होता है? जो लड़का खाया जा, खोज कर खाया जा, चमचे से चम्मच से खाया जा, वो है खाना। उसको मत करो, भोजन करो। भोजन होता है जो घर में बैठ कर खाया जा, सराहना करके खाया जा और जीने के लिए खाया जाए। तो आप भोजन कीजिए, सदा स्वस्थ रहेंगे।
तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप इस प्रकार का अपना जीवन का व्यवहार भी बनाएंगे, जीवन शैली को अच्छे बनाएंगे, आपके भोजन का जो है वो सिस्टम भी ठीक हो और आप स्वस्थ रहें, आरोग्य को प्राप्त करें और जीवन में, समाज में, राष्ट्र में उन्नति, तरक्की और विकास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कीमती समय दिया और समस्याओं पर जो बात रखी। धन्यवाद। नमस्ते सबको।